आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जो है द्रव मिश्रण एवं आंशिक मिश्रणीय द्रव, लिक्विड मिक्सचर एंड पार्शियल मिसिबल लिक्विड। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, आदर्श द्रव मिश्रण पर एक टिप्पणी लिखिए, आदर्श विलयन की धारणा पर टिप्पणी लिखिए। हमने बारी पढ़े थे आदर्श और अनादर्श विलयन। हमने ये बोले थे आदर्श विलयन वह विलयन होता है जो सभी तापमान और सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। आप चाहो तो वाली परिभाषा भी लिख सकते हैं, चाहे तो वाली परिभाषा भी लिख सकते हैं। तो हम पढ़ते हुए नई परिभाषा है जो थोड़ी बारहवीं से हटके है। यहाँ लिखा हुआ है, वह विलयन या मिश्रण जिसके विभिन्न विशुद्ध अवयवों को मिलाने से वह बना है, उन अवयवों के गुणों में विलयन को तनु करने पर कोई परिवर्तन या नवीनतम नहीं होता, आदर्श मिश्रण या विलयन कहलाता है। इस परिभाषा से हमें समझ में आता है कि जो विलयन होता है वे विलय विलायक से मिलकर बनता है। जो विलय विलायक होता है वे दोनों विशुद्ध अवयव होने चाहिए। जब हम दोनों विशुद्ध अवयव को मिलाते हैं तो उसके गुणों में विलयन कर उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं करता, चाहे तो हम उसे तनु करें या उसे हम सांद्र करें या कोई नए गुण नहीं हमको मालूम होते। अतः हम कह सकते हैं कि वह विलयन जिसके विभिन्न विशुद्ध अवयवों को मिलाने से वो बना होता है। विशुद्ध मतलब होता है शुद्ध अवस्था में बनाया गया विलयन, जिसमें विलय भी शुद्ध होगा और विलायक भी शुद्ध होगा। विलय और विलायक के योग से जो विलयन जो बनता है उसे हम विलयन कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं और जो अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। अब आता है कि आदर्श विलयन की धारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन से है। जिस द्रव मिश्रण को बनाने में ना तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ना ही अवशोषण होता है, ठीक उसी प्रकार विलयन को तनु करने पर भी उसके अवयवों की ऊष्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसे मिश्रण को आदर्श द्रव मिश्रण कहते हैं। मतलब हम जब विलय और विलायक को आपस में मिलाते हैं तो उसमें कोई भी ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता, ना ऊष्मा की हानि होती है ना ऊष्मा का कुछ गेन होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ना कि तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ना ऊष्मा का अवशोषण होता है। कब? विलय विलायक को आपस में मिलाने पर। यदि हम विलयन को और तनु कर भी दे तो फिर भी गुण परिवर्तन नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है, आदर्श विलयन दोनों घटकों के सभी अणुओं के परस्पर अंतरण का आकर्षण बल समान होते हैं। जैसे द्रव ए बी दो घटकों है, ए तथा बी, यह विलयन आदर्श विलयन होगा। ए और ए, बी और बी, ए और बी के मध्य आकर्षण बल कैसा होगा? लगभग समान होगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर जब आपस में विलय और विलय क्रिया करेगा, अर्थात ए क्रिया करेगा और उसी प्रकार बी भी क्रिया करेगा या ए भी क्रिया करेगा, तो तीनों में जो आकर्षण बल होगा कैसा होगा? लगभग समान होगा। अब अगला पॉइंट आता है नंबर 3, मिश्रण के एक घटक का व्यवहार दूसरे घटक की उपस्थिति में सभी प्रकार को अप्रभावित करता है। मतलब जो विलय का व्यवहार है विलय को प्रभावित नहीं करेगा और जो विलायक का व्यवहार है वो विलय प्रभावित नहीं करेगा। चौथा पॉइंट है, स्वतंत्र एवं शुद्ध अवस्था में दोनों घटक द्रव के आयतन का योग उनको मिलाने पर बने मिश्रण के आयतन के तुल्य होना चाहिए, अर्थात V मिश्रण बराबर 0। अगर हमने 10 ml एथिल अल्कोहल लिए और 90 ml जल लिए तो वो हमारा योग 100 ml हो जाएगी। अगर 100 ml से कम या ज़्यादा होता है तो आदर्श विलयन नहीं कहलाता। इसका मतलब ये हुआ कि विलय और विलायक को मिलाने पर जो उसका आयतन है वो समान आना चाहिए। अगला पॉइंट है लास्ट पॉइंट, आदर्श विलयन का कुल वाष्प दाब उसके द्रव घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, अर्थात Pa + Pb = मिश्रण कुल वाष्प दाब। वो बोल रहा है यदि आपने A को मिलाया और आपस में B को मिलाया, A और B दो घटक है, जितना वाष्प दाब A का है आएगा और B का आएगा, उनको योग करने पर जो दोनों घटक का वाष्प दाब है वो समान आना चाहिए, अर्थात क्या होना चाहिए? Pa + Pb = मिश्रण का कुल वाष्प दाब। मतलब घटक ए का वाष्प दाब और घटक बी का वाष्प दाब का योग करने पर जो मिश्रण का वाष्प दाब है वो समान आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
राउल्ट के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा में है किसी द्विअंगी द्रव विलयन हेतु राउल्ट के नियम को समझाइए। द्विअंगी मतलब होता है एक विलय रहेगा और एक ही विलायक रहेगा, ठीक है। अब बात आती है राउल्ट का नियम क्या कहता है। किसी दिए हुए तापमान पर द्रव मिश्रण के किसी वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब, क्या बोला उसने, आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब उस घटक की विशुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, मतलब उस घटक की विशुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। विशुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और विलयन के घटक के मोल प्रभाज के गुणनफल क्या होता है, बराबर किसके, मोल प्रभाज के, उस घटक के मोल प्रभाज के, मोल प्रभाज के। अब मान लो आपके पास क्या है, घटक ए है, और वो घटक ए है, तो क्या होगा, आंशिक वाष्प दाब घटक ए का P और विशुद्ध अवस्था वाष्प दाब P0 A मोल प्रभाज इंटू एक्स ए। ये हो गया घटक ए का आंशिक वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उस घटक का मोल प्रभाज। हम चाहे तो घटक बी के लिए भी इसी प्रकार बना सकते हैं। किसके लिए, घटक बी के लिए, घटक बी के लिए क्या हो सकता है, आप देखिए पी बी बराबर P0 B इंटू एक्स बी। ये क्या हो, घटक बी के लिए हो गया। अब देखते हैं इसी का वर्णन हमको आगे समझना है अपने नोट्स में। हमने जो बी इक्वेशन बनाए हैं उसी को यहाँ पर ने थोड़ा वर्णन समझाया है। माना कोई द्रव द्रव मिश्रण जिसके वाष्पशील घटक ए और बी है, मिश्रण में वाष्प घटक ए के मोल Na है, वाष्प घटक बी के मोल Nb है, जिसके विशुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P0 A और P0 B है। तो राउल्ट के नियम अनुसार घटक ए के लिए, इससे पहले हमने देखी, इसी प्रकार घटक बी के लिए। अब बात आती है जहाँ PA और PB क्रमशः द्रव घटक ए तथा द्रव घटक बी के मिश्रण के ऊपर आंशिक वाष्प दाब तथा XA और XB क्रमशः विलयन मिश्रण में उस द्रव घटकों के मूल प्रभाज तथा XA XB का मान विलयन में उपस्थित घटकों द्रव ए और द्रव बी के मोल संख्या के अनुसार ज्ञात किया जा सकता है। अब बात आती है कि जो यहाँ XA है और XB क्या है, वह मोल प्रभाज। अब हम देखते हैं उसको ये आंसर कैसा आया है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हमें यहाँ पर जो XA है वो घटक A का मोल प्रभाज है, जिसके लिए हम जानते हैं A घटक का मोल प्रभाज बराबर A घटक के मोलों की संख्या तथा A घटक और B घटक के मोलों की संख्याओं का योग। ये हमारे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 हो गया। और अगला हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे घटक बी के लिए XB अर्थात घटक बी का मोल प्रभाज, घटक बी के मोलों की संख्या, घटक ए और घटक बी के मोलों की संख्याओं का योग। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या करें, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर घटक ए और बी के लिए क्या निकाल लिए, घटक ए और बी के लिए मूल प्रभाज के मान यहाँ पर ज्ञात कर लिए।
बन गया ना ये टेबल भी। अब बात आती है अगली। यहाँ देखिए आप लोग, हम लोग ने ये पढ़े थे रूल इससे पहले, जो कंडीशन थी आइडियल सॉल्यूशन की, उसमें लिखा हुआ था कि दो घटकों के आंशिक वाष्प दाब का योग कुल दाब का क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कुल वाष्प दाब बराबर घटक ए का आंशिक वाष्प दाब प्लस घटक बी का आंशिक वाष्प दाब। इस प्रकार हमें समीकरण 3 प्राप्त होता है। अब हम लोग को यहाँ पर घटक ए और घटक बी के आंशिक वाष्प दाब का जो वैल्यू है वो हम समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 का मान यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, P बराबर पी ए की वैल्यू कितनी है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये क्या हो गया हमारे लिए, समीकरण यहाँ पर 4 आ चुका है। इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर लिए। अब अगला आता है हमारा इक्वेशन। देखिए कि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि घटक ए का मूल प्रभाज प्लस घटक बी का मूल प्रभाज का योग हमेशा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अर्थात घटक ए अगर विलय है और घटक बी विलायक है तो विलय और विलायक अर्थात विलयन का मूल प्रभाज कितना होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। एक्स क्या रहेगा हमारा आंसर, एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए। ये कब हुआ, पक्षांतर करने पर हुआ। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें इक्वेशन यहाँ पर 5 प्राप्त हो गई। हमें ऊपर समीकरण 4 इस तरह प्राप्त हुआ था। आप देखिए P बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये क्या था, समीकरण 4 था। हमने क्या किया, इससे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में एक्स बी की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 माइनस एक्स ए रखेंगे। आप देखिए तो क्वेश्चन है, अब पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी और 1 माइनस एक्स ए। ये क्या हो गया हमारा समीकरण यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब करना क्या है, आप देखिए हम क्या करेंगे, इसका पक्ष इसमें गुना कर देंगे इसका, तो क्या आ जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। अब यहाँ तक आने पर इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। आप देखिए करेंगे, यहाँ से x से कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे अगली क्वेश्चन होंगी p बराबर एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। तो इस तरह हमारा क्या हो गया, यहाँ पर इक्वेशन यहाँ सॉल्व हो गई। तो अब हम बोल सकते हैं जो हमारा समीकरण 6 है वो क्या व्यक्त करता है। समीकरण 6 घटक ए और घटक बी के मिश्रण के ऊपर वाष्प दाब को निरूपित करता है। यह तापमान वही प्रायोगिक तापमान है। यदि समीकरण 1, 2, 3, 6 किसी द्रव मिश्रण के लिए लागू होता है तो यह कहा जा सकता है कि द्रव विलयन के घटक ए और घटक बी तथा उनकी वाष्प और द्रव मिश्रण उनके ऊपर की वाष्प राउल्ट के नियम का पालन करते। राउल्ट का नियम पूर्ण रूप से केवल आदर्श विलयन के ही लागू होता है। इस प्रकार हमने क्या किया, आज राउल्ट का नियम यहाँ पर सॉल्व किए। यह थोड़ा बीएससी में क्रिटिकल दिया हुआ है, जबकि 11वीं में बहुत सिंपल टाइप से दिया हुआ है। इस प्रकार राउल्ट का नियम हमारा खत्म होता है। एक बार मैं रिपीट करता हूँ राउल्ट के नियम को। राउल्ट के नियम में कहता है कि एक निश्चित तापमान पर आंशिक वाष्प दाब उस घटक के विशुद्ध अवस्था में वाष्प दाब
और मोल प्रभाज के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। अब मैंने क्या कर ली, घटक ए ले लिए और घटक बी ले लिए। तो घटक ए के लिए क्या होगा, वाष्प दाब पी ए, और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट ए इंटू एक्स ए। एक्स ए क्या है, घटक ए का मोल प्रभाज है। इसी प्रकार घटक बी के लिए ले लिए, आंशिक वाष्प दाब पी बी बराबर पी नॉट बी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इंटू एक्स बी। एक्स बी क्या है, घटक बी का मोल प्रभाज है। अब हमको पता है मोल प्रभाज की परिभाषा से कि घटक ए का मोल प्रभाज घटक ए के मोलों की संख्या घटक ए और घटक बी मोलों की संख्या के योग का अनुपात होता है, अर्थात Na अपॉन Na प्लस Nb। अब अगला आता है इसी प्रकार घटक बी के लिए मोल प्रभाज बराबर घटक बी के मोलों की संख्या बटा घटक ए और घटक बी के मोलों की संख्याओं का योग क्या कहलाता है, XA, अर्थात घटक बी का मोल प्रभाज कहलाता है। इसी प्रकार हमको ये ज्ञात था, इससे पहले पढ़ चुके थे उस कंडीशन के अंदर कि राउल का आदर्श विलन वही विलन होगा जिसमें दो घटकों का आंशिक वाष्प दाब कुल वाष्प दाब क्या होता है, बराबर होता है। यही डाल्टन का आंशिक वाष्प दाब नियम है ये वाला। तो देखिए घटक ए का वाष्प दाब प्लस घटक बी का वाष्प दाब कुल वाष्प दाब क्या होता है, योग के बराबर होता है। किसका नियम है बेटा, ये नियम था डाल्टन का आंशिक वाष्प दाब नियम, जो राउल का नियम फॉलो करता है, अर्थात आदर्श विलन इसको अप्लाई कर सकता है। अब बात आती है हम लोगों ने क्या किए, यहाँ पर आप देखिए हम लोगों ने यहाँ पर पी ए की वैल्यू यहाँ पर रख दिए, पी बी की वैल्यू यहाँ रख दिए और दोनों का यहाँ पर योग कर दिए, हमें समीकरण 4 प्राप्त हुआ। हम जानते हैं घटक ए का मोल प्रभाज प्लस घटक बी का मोल प्रभाज का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। तो हम इसको क्या किया, ट्रांसफर किया तो क्या हो गया, 1 माइनस एक्स यहाँ पर आ गया। इस प्रकार में समीकरण 5 यहाँ प्राप्त हो गया। फिर जो हमारा समीकरण 4 था वहाँ हम लोगों ने एक्स बी की वैल्यू समीकरण 5 से रखे जो कि 1 माइनस एक्स ए थी। इस तरह सॉल्व करने पर हमें यहाँ पर इसका गुना कर दिए तो हम प्राप्त हुआ पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक्स ए कॉमन निकाल दिया तो हमारा आंसर क्या बचा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। इस प्रकार हमें समीकरण 6 प्राप्त हो गया जो कि घटक ए और बी के वाष्प दाब को शो करता है जो कुल वाष्प दाब के बराबर होता है। इस प्रकार यहाँ हमें राउल का नियम का गणितीय व्यंजक प्राप्त हुआ। यह एक IMP क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आप सॉल्व कर लीजिए। एक बार आप चाहो तो इसको देख लीजिए। आप एक बार इस पर जरूर घुमा लीजिए। मैं स्क्रॉल का सा स्क्रॉल करूँगा ऊपर की ओर।